And my name is Dr. Amit Vats, Assistant Professor in the Department of Applied Science and Humanities. Dear student, today we discuss ट्रिपल इंटीग्रल। जैसा कि हमने डबल इंटीग्रेशन को पढ़ा, उसके बाद हम एक ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। यानी जब हमारे फंक्शन में 3 वेरिएबल होते हैं तो हम किस तरीके से अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले तो हमें यही देखना होता है कि फंक्शन हमारा जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी फंक्शन इंटीग्रेबल होता है। कोई भी हमारे पास फंक्शन है जो किसी रीजन एस के अंदर 3 डायमेंशन में है, देन द ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ द रीजन एस एवल्यूट बाय द सक्सेसिव इंटीग्रेशन एंड डिनोटेड बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन बाउंडेड बाय द सरफेस एफ ऑफ एक्स वाई जेड डी एस। यानी हम डी एस को क्या कह सकते हैं, डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। यानी पूरे सरफेस के लिए मान लीजिए मेरे पास कोई भी ये 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन में मेरे पास कोई भी सरफेस है, मुझे इस सरफेस को कैलकुलेट करना है कि ये मेरा सरफेस क्या है। तो अगर मुझे किसी फंक्शन के लिए मुझे बाउंडेड रीजन को इंटीग्रेट करना है, यानी मेरा फंक्शन जो है इसके अंदर वो एफ ऑफ एक्स वाई जेड है और इसका जो कर्व है वो सी से बाउंडेड है, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले मुझे ये समझना होगा कि जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना है फंक्शन का, चूँकि वो 3 डायमेंशन में है, तो उसकी लिमिट्स क्या होनी चाहिए। लिमिट्स का एक रोल रहता है, लिमिट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले मैं उस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करूं, यानी मैं ये देखूं कि मुझे स्ट्रिप को कहाँ बनाना है। एक लिमिट मेरे पास हमेशा ही किसी एक वेरिएबल की लिमिट कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी जिस तरीके से मैं कह सकता हूं कि x की जो लिमिट है वो a से b होनी चाहिए। उसके बाद जो भी हमारा इंटीग्रेशन अराउंड दी कर्व होने वाला है उसमें से अगर मैं y की लिमिट देखूं तो y की भी मेरे पास जो लिमिट है वो किसी फंक्शन की टर्म में होनी चाहिए। और तीसरा, क्योंकि कर्व है तो तीसरी जो लिमिट है z की वो भी किसी फंक्शन की टर्म में होनी चाहिए। अब जो y है, y हमेशा ही एक फंक्शन को रखेगा, बाउंडेड कर्व जो होगा वो किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से होगा, और जो z है वो 2 फंक्शनों को एक साथ रखता है, यानी 2 वेरिएबल को एक साथ रखता है, यानी फाई टू एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए। तो यानी फंक्शन जो हमारा है, जो कर्व है हमारा बाउंडेड है, वो इस तरीके से कर्व हमारा बाउंडेड रहता है। यानी एस जो रीजन है बाउंडेड बाय द कर्व, इन रीजन से हमारा बाउंडेड है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें कोई भी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी हो, हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारा जो इंटीग्रेशन है उस इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो किस ऑर्डर में दी गई हैं। अगर ऑर्डर में हमें लिमिट्स का पता चल जाए तो उसी के ऑर्डर में हम फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कभी भी ऐसा हो जाए कि हमारी तीनों लिमिट कांस्टेंट हों तो फिर हम किसी का इंटीग्रेशन कहीं भी कर सकते हैं, उसमें हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा है स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो तीनों ही लिमिट हमारी कांस्टेंट हैं, और जब भी हमारी लिमिट सभी कांस्टेंट होती हैं तो फिर उसको इंटीग्रेशन करने में हम कहीं भी किसी का इंटीग्रेशन कर सकते हैं या अलग अलग भी दे सकते हैं। अब सबसे पहला तो हमें यही समझना होगा कि इस इंटीग्रेशन में हमारी लिमिट्स, कौन सी लिमिट किसकी है, हमें पहले ये समझना होगा। तो स्टूडेंट, यहाँ हमें dx से पता चल रहा है कि ये ds यानी पहली जो लिमिट है वो x की दी गई है। फिर इस dy से पता चल रहा है यानी कि ये लिमिट जो हैं वो y की हैं, और जे तीसरी जो लिमिट है वो z की है। यानी सबसे पहले इंटीग्रेशन हमें x के रेस्पेक्ट में करना है, फिर y के रेस्पेक्ट में करना है, और फिर z के रेस्पेक्ट में करना है। स्टूडेंट, यहाँ से मैं आपको अभी एक मेन इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ, पहले भी मैंने डिस्कस किया है। अगर हमारे इंटीग्रेशन की सभी लिमिट कांस्टेंट होती हैं तो हम अपने इंटीग्रेशन को स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं कि z इक्वल्स टू 0 to 1 डी जेड इंटू वाई इक्वल्स टू 0 to 2 वाई डी एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू 1 to 2 एक्स डी एक्स। क्योंकि हमारी तीनों ही लिमिट कांस्टेंट हैं तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। मेरी बात पे ध्यान देना स्टूडेंट, याद रहे अगर लिमिट वेरिएबल में है, फंक्शन में लिमिट है, तो हम ये कॉन्सेप्ट नहीं दे सकते। ये केवल तभी दिया जा सकता है जब हमारी लिमिट कांस्टेंट रहती है। तो अगर मैं z का इंटीग्रेशन करूं तो z स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और लिमिट है 0 to 1। अगर मैं y का इंटीग्रेशन करूं तो मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और लिमिट है 0 से 2। और तीसरा जो x का इंटीग्रेशन है वो एक्स स्क्वायर
बाई टू हो जाएगा और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो 1 to 2 है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, एक छोटी सी गलती मुझसे हो गई है, यानी ये z केवल dz था तो ये केवल z रहेगा, यानी ये केवल z रहेगा। अब स्टूडेंट अगर मैं इसमें इंटीग्रेशन में लिमिट लगाना चाहूँ तो हमारे पास लिमिट हो जाएगी 1 माइनस जीरो इंटू 1/2 इंटू 4 माइनस जीरो इंटू 1/2 बाहर है और 4 माइनस 1, यानी इसको अगर मैं देखूँ तो 1 इंटू ये 4/2 इंटू ये 3/2, यानी 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4, इंटीग्रेशन की लिमिट 3 आ गई है। तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट जो लॉजिक मैंने यहाँ दिया है, जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है, ये केवल तभी पॉसिबल है जब हमारी लिमिट कांस्टेंट होती है सभी। अगर हमारी लिमिट फंक्शन की टर्म में है, जैसे कि मैंने अगले क्वेश्चन में दिखाया है, तो तब हम ऐसा नहीं कर सकते, तब हमें सभी को अलग अलग इंटीग्रेट करना होता है। तो इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले जो रीजन हमें दिया है उस रीजन के लिए हम देखें तो जो लिमिट है हमारी x की लिमिट, यानी पहले मैं फंक्शन को लिख देता हूँ x माइनस 2y और प्लस जेड, dx dy dz को मैं बाद में लिखूंगा जिस ऑर्डर में हमारी लिमिट्स दी गई हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लिमिट को देखते हैं। लिमिट में अगर मैं देखूं तो z मेरे पास ऐसा है जिसमें दो वेरिएबल हैं, यानी दो वेरिएबल का मतलब पहले इंटीग्रेशन मुझे z के ही रेस्पेक्ट में करना होगा क्योंकि उसमें दो वेरिएबल हैं, यानी सबसे पहले मैं dz को लिखूं क्योंकि z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पहले होना है। अब मैंने y की लिमिट में देखा तो वहाँ भी एक वेरिएबल है x², यानी y की जो लिमिट है एक वेरिएबल की टर्म में है, यानी दूसरे नंबर पर जो मुझे इंटीग्रेशन करना होगा वो मैं y के रेस्पेक्ट में करूँगा, यानी दूसरे नंबर पर मैं y को लिखूँ यानी dy। और तीसरा जो इंटीग्रेशन, क्योंकि कांस्टेंट लिमिट मेरे पास x की हैं तो x की लिमिट 0 to 1 हो जाएगी और सबसे बाद में जो इंटीग्रेशन है वो x के रेस्पेक्ट में होने वाला है, इसलिए मैंने उसको सबसे बाद में लिख दिया है। अब स्टूडेंट हम ऑर्डर से इंटीग्रेशन करते हैं, कैसे हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब एक बार सभी उसको समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन मुझे सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में करना है। तो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। कैसे सिंप्लीफाई किया स्टूडेंट, x 0 to 1 हो जाएगा, y 0 to x² हो जाएगा, और चूंकि x माइनस 2y z के लिए कांस्टेंट है तो मैंने उसको अलग कर लिया है और प्लस z को अलग कर दिया है, और ये मेरे पास हो जाएगा dz dy और dx। तो पहला इंटीग्रेशन मैं स्टूडेंट z के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो z के रेस्पेक्ट में जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो z के रेस्पेक्ट में जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि x का इंटीग्रेशन अभी होना है 0 to 1, y की लिमिट है मेरे पास 0 to x², और ये इंटीग्रेशन होगा x माइनस 2y इंटू जेड, और z की लिमिट है मेरे पास 0 to x प्लस वाई, यानी ये 0 to x प्लस वाई हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा z²/2 इंटू 0 to x प्लस वाई, और साथ में रहेगा dy एंड dx। तो इस तरीके से मेरा ये इंटीग्रेशन आ गया है। थोड़ा सा और अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ स्टूडेंट तो x वेरी इक्वल्स टू 0 to 1 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 0 to x² हो गया। जब मैंने ये इसके अंदर रखा तो x माइनस 2y इंटू एक्स प्लस वाई हो गया है, और प्लस 1/2 x प्लस वाई का होल स्क्वायर और इंटू dy dx। तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन हो गया है। इसको मैं अगर पूरा सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद स्टूडेंट ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि 3/2 x वेरी इक्वल्स टू 0 to 1, y वेरी इक्वल्स टू 0 to x² माइनस y² इंटू dy और dx। तो फिर से मैंने इंटीग्रेशन किया। जब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो 3/2 बाहर चल रहा है, x वेरी इक्वल्स टू 0 to 1, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन होगा x² माइनस y की पावर 3/3, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 to x², यानी इसकी जो लिमिट है y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है तो ये हो जाएगी 0 to x² एंड dx। 3/2
इंटू मैंने वैल्यू रखी है इंटीग्रेशन की, तो x की लिमिट 0 to 1 है और ये हो जाएगा x की पावर 4 6/3 इंटू dx। तो यानी जब मैंने लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन होगा 3/2 x की पावर 5/5 माइनस x की पावर 7/21 और लिमिट हो जाएगी 0 to 1। तो 0 to 1 रखने के बाद अगर मैं देखूं तो 3/2 मेरा बाहर चल रहा है, ये हो जाएगा 1/5 माइनस 1/27 और पूरे को सिंप्लीफाई करूं तो 8/35, यानी यही मेरा आंसर है। तो इस तरीके से मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। एक और वेरिएशन लेता हूं स्टूडेंट, एक और वेरिएशन है क्वेश्चन की। मान लीजिए मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए मैंने जैसे आपको पहले बताया, तो ऑर्डर जिस तरीके से दिया रहता है मुझे इस तरीके से अपनी लिमिट को देखना होता है। यानी यहाँ पर मैं देखूँ तो जेड की जो लिमिट्स हैं वो 0 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी चूंकि ये दो फंक्शन की दो वेरिएबल की टर्म में है तो ये लिमिट जेड की हो गई हैं, तो यानी ये जेड के इक्वल होगा। ये एक वेरिएबल की टर्म में है तो ये वाई की हो गई है, और ये कांस्टेंट लिमिट है तो ये एक्स इक्वल टू 0 to 1 यानी ये एक्स की हो गई है। तो इसको भी मुझे सिंप्लीफाई करना है जैसे, तो सबसे पहले जो मैं इंटीग्रेशन करूंगा स्टूडेंट, वो सबसे पहले मुझे जेड के रेस्पेक्ट में करना होगा, तो यानी इक्वल्स टू एक्स वेर इक्वल्स टू 0 to 1 हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू 0 to स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और जब मैं जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा तो एक्स वाई एज इट इज़ और ये जेड स्क्वायर बाई 2 और लिमिट हो जाएगी 0 to स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई और डी एक्स। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूं तो 1/2 बाहर हो जाएगा, x की लिमिट 0 to 1 है, y की लिमिट 0 to 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट है, और एक्स वाई बाहर हो जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई एंड डी एक्स। तो अब मुझे y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। जब मैं y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो y के रेस्पेक्ट में पहले मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा